गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा सभी को? आवाज साफ आ रही होगी मेरी? नहीं आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, पढ़ने का। तो अब आज से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट बुक जिन्होंने स्टार्ट की होगी सेल्फ स्टडी में या अपने कोचिंग में, तो उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए बल्कि फायदा है, क्योंकि कुछ बच्चे ने ये पढ़ा भी होगा। और आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि 10th में भी इससे रिलेटेड चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं। 8th में भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा है। बचपन में भी आपने ऐसे बहुत सारे खेल किए हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हैं। और ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट चीज आप आजकल भी कर रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यही नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और जनरली हम लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से फेमस है ये ना। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, इन तीन चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ और फर्दर आगे चलेंगे। ठीक है। तो आजकल आप लोग देखते हैं, आजकल क्या, वैसे तो ये पहले भी था कि डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करने से पहले ग्लव्स पहनते हैं और उसके बाद वो जो ग्लव्स यूज किए जाते हैं वो ग्लव्स को फेंक दिया जाता है या फिर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है अल्कोहल से। और आजकल तो आप देख रहे हैं ज्यादा ही है कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना पड़ता है। कहा जाता है कि सैनिटाइज कीजिए चीजों को। तो है ना, वायरस है फैला हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए आपको। तो हम ये समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। जब भी आप चैप्टर पूरा कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा ये जो इन्फेक्शन की बात चल रही है, इवन कोई बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन भी है, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा रोल है। क्यों कहते हैं कि साबुन से आप हाथ धो लीजिए, कैसे साबुन से हाथ धोने से जो कोरोना वायरस है ना, वो कैसे आपके हाथ से हट जाता है या वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है ये हम समझेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जो लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर, वो गूगल कर सकते हैं कि कैसे हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द कोरोना इन्फेक्शन। ठीक है, तो मैंने भी आज सुबह ही थोड़ा सा ये फाइंड किया है, लेकिन इंटरनेट से नहीं, बुक से मैंने देखा है। मुझे बुक में अचानक दिख गया, तो वहां पे, क्योंकि पुरानी बुक थी तो कोरोना इन्फेक्शन के बारे में तो नहीं लिखा था, लेकिन नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में वहां पे डिस्कशन किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ये भी देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि रेशमी चीजें जो होती हैं, सिल्क की आपकी मम्मी की साड़ी होगी, आपके घर के कोई कपड़े हो सकते हैं,
आप देखते हैं कई बार उनके अंदर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग दिखाई देती है। सर्दियों में खास तौर से होता है। कई बार देखते हैं कि आपका हाथ कहीं टकरा गया और कोहनी में आपके झन ऐसा लगा जैसे कि आपको करंट लग गया है। ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा डे टू डे लाइफ, या किसी हैंडल को पकड़ा अचानक लोहे को और आपको, जबकि वहां कोई करंट नहीं था, फिर भी आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई करंट का झटका लग गया है अचानक। आप लोग कई बार देखते हैं सर्दियों में कुछ बच्चों के जिसके बाल का साइज छोटा है, थोड़े खड़े हो जाते हैं एकदम से, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं, आप थोड़ा तेल लगा करके इसे सामान्य कर लीजिए, है ना। सूखे होते हैं तो ही खड़े होते हैं। या फिर आजकल स्पेशली आप लोग जेल लगा करके बच्चे जो है उसे स्पाइक करते हैं, खड़ा करते हैं। ठीक है, ऑयल से नहीं होता, ऑयल से वो सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। या आप लोगों ने बचपन में ये खेल भी किया होगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और एक कॉम्ब को, एक कंघे को अपने सर के सूखे बालों से रगड़िए और उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए, तो कागज के वो छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ी देर के लिए चिपकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो गिर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कागज के टुकड़ा रखेंगे, आप भी करके देख सकते हैं, छोटा सा रखिएगा और कॉम को ऐसे कीजिएगा तो वो कागज का टुकड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये बात मानते हैं कि कागज के टुकड़े का वेट या मास बहुत कम है ना, फिर भी जितना भी है उस पर ग्रेविटी तो लग रही है ना। अगर कागज का टुकड़ा देखें, आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, बिल्कुल आप पीसेस कर लीजिए, आपने बचपन में किए होंगे, तो वो जमीन पर रखे हुए हैं ग्रेविटी की वजह से। जब आप कॉम्ब को सर से रगड़ के उसके पास लाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ चिपक जाते हैं उस कॉम्ब से। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, कई बार ऑब्जर्व किया होगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर उड़ गए। तो ये सब फिनोमिना आपने देखे हैं डे टू डे लाइफ। ठीक है बेटा, तो इन्हीं सब फिनोमिनास की हम बात कर रहे हैं। यही सब फिनोमिना हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से समझते हैं इन सब फिनोमिना के पीछे जो बेसिक रीजन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, या फिर ये भी कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, 2000 साल पहले लगभग, है ना। ऐसा कहा जाता है कि 2000 साल पहले ग्रीक में एक सब्सटेंस देखा गया, खोजा गया, जो था अंबर। अंबर एक तरह का सब्सटेंस है और उस अंबर को जब बिल्ली की खाल से, कैट्स फर से, है ना, रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उस अंबर की रॉड में, अंबर के ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का गुण या प्रॉपर्टी आ जाती है उसके। ठीक है ना, एक आपने लिया अंबर नाम का एक कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसे रब किया आपने कैट फर से, तो वो दूसरी कोई और कैट फर को अट्रैक्ट कर सकता है। और एक खास बात और ही देखी गई कि ऐसा ही दूसरी अंबर की रॉड लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, तो दोनों अंबर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन होता है उनके बीच। ऐसा ही कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है, सिल्क के कपड़े से, सिल्क से रब किया जाता है, तो वो ग्लास रॉड सिल्क की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और ऐसी दो ग्लास रॉड अगर एक पास पास लाएं तो वो एक दूसरे से रिपल होने लगती है। अच्छा, एक बात और भी देखी गई, ये जो ग्लास रॉड थी और वो जो अंबर था, अगर उन दोनों को पास में लाएंगे, ठीक है, तो उन दोनों के अंदर भी रिपल्शन, सॉरी, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इज इट ओके? तो ये पता चला पहली बात तो कि कुछ हो गया है रब करने के बाद में, रगड़ने से, ठीक है, उनके भीतर कुछ चेंज आया है ना,
कुछ परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत पुरानी है, 2000 साल पहले, 2000 साल पहले तक कुछ जानते नहीं थे हम लोग, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी लगभग 1000-1500 साल तक कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। 1000 साल बाद, लगभग 1000-1500 साल बाद 1600 के अराउंड में, 1500-1600 के अराउंड में विलियम गिलबर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और विलियम गिलबर्ट ने जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने कुछ डिसीजन दिया, उसने कंक्लूजन दिया कि ये दो तरीके के एक्चुअली चार्ज हैं। उसे नाम किया चार्ज, कि जब ऑब्जेक्ट को रब करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है ना। इलेक्ट्रीफाइड क्यों कहा गया? अंबर का ग्रीक भाषा में नाम इलेक्ट्रम होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले अंबर में देखी गई थी, और अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रम कहते हैं। तो वहां इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन या जो भी आप कहें वो निकला है। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है वो अंबर की देन, ठीक है। तो कहा गया कि जब ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट, खास तरह के ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रब की जाती है, तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है ना, या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। हाँ, ये बात समझने वाली है कि अभी तक मैंने चार्ज को डिफाइन नहीं किया है, होता क्या है, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्ज कोई ऐसी चीज है जो दो ऑब्जेक्ट के रब करने से आया है, दोनों ऑब्जेक्ट में आ गया है ना। गिलास और सिल्क को रख के, तो गिलास के अंदर भी और सिल्क के अंदर भी है, ठीक है, दोनों के अंदर पैदा हो गया है वो। और उसकी वजह से क्या है कि अब गिलास और सिल्क में अट्रैक्शन हो रहा है, और गिलास और गिलास में रिपल्शन हो रहा है। तो चार्ज इज अ सम प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज कोई प्रॉपर्टी है मैटर की, जो मैटर को रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुई है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैटर में अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन हो रहा है। वही तो देखा हमने, गिलास और सिल्क में अट्रैक्शन हो रहा है, और गिलास और गिलास में रिपल्शन हो रहा है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज इज सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज आउटकम ऑफ द फ्रिक्शन। इसलिए इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। उसके और 100-150 साल बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार कहा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कि भाई जो गिलास का चार्ज है वो अलग है, और जो सिल्क पे चार्ज आया है वो अलग है। उन्होंने कहा कि गिलास और सिल्क के चार्ज दो अलग अलग तरीके के होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो उन्हें अनलाइक चार्ज कहा, और गिलास की दोनों रॉड पे चार्ज सेम होंगे, उन्हें लाइक चार्ज कहा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार ये बोला कि लाइक चार्ज रिपल विद ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का सजेशन था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम देखते हैं आज की डेट में, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही देन, ठीक है। तो जैसे ग्लास रॉड के चार्ज को नेगेटिव माना, सिल्क रॉड के चार्ज को पॉजिटिव माना, सॉरी, सिल्क रॉड के चार्ज को नेगेटिव माना और ग्लास रॉड के चार्ज को पॉजिटिव माना। ये जस्ट कन्वेंशन था, इनिशियली में कन्वेंशन ये ले लिया, हाँ, दूसरा कन्वेंशन भी ले सकते थे। आज हम जानते हैं कि जो चार्ज है उसके पीछे जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, वो हम लोग आज जानते हैं। आज हम जानते हैं कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और सिल्क रॉड पे और सिल्क की कपड़े पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज चला जाता है, कपड़े पे चला गया या ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया, वो चार्ज वैसे ही रहता है, वो चार्ज है ना उस ऑब्जेक्ट पे ही रहता है, उसके सरफेस पे ही बरकरार रहता है, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज मूव नहीं करता। ट्रांसफर जरूर हुआ है, ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े पे ट्रांसफर जरूर हुआ है, लेकिन उसी पर है, वहां पे मोशन में नहीं है, वो स्टेशनरी स्टेट में। इसी वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुआ है। इसे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, अदरवाइज से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं।
क्योंकि इसके अंदर हम मानते हैं कि जो चार्ज है पूरा का पूरा वो स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है, इज इट ओके? तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं हम इसे। आप ये भी देख सकते हैं कि मोशन हो सकती है चार्ज में, लेकिन वो इतनी कम होगी, इतनी कम कि नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं रह सकता है, पहली बात। मोशन और रेस्ट ये एक रिलेटिव फिनोमिना है। अगर हम सिल्क क्लॉथ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं चार्ज को, हम कह रहे हैं कि नहीं ऑलमोस्ट ऑल द चार्ज आर इन द रेस्ट। तो फिर भी आप देखिए कि माइक्रोस्कोपिकली तो चार्जेस में वाइब्रेशन भी होंगे ही, लेकिन हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मैक्रोस्कोपिक डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, हम क्लासिकल डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम क्वांटम लेवल पे नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। एक दो पॉइंट जब आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया, क्या डेफिनेशन दी गई इलेक्ट्रिक चार्ज की? ये कहा गया कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी है, बट कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज द इंट्रिंसिक, अंदरूनी, फंडामेंटल, बेसिक, ये मैटर की इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, which is responsible for the attraction and repulsion in the matter। जो मैटर के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंट्रिंसिक या फंडामेंटल का मतलब क्या है कि अब ये बेसिक है और आप इसे और बेसिक चीज में डिफाइन नहीं कर सकते। जो चीजें बिल्कुल फंडामेंटल है, जिनको बेस मान के बाकी चीजें डिफाइन की जाती है, उन्हीं को हम इंट्रिंसिक कहते हैं। उन्हें आप फर्दर ना तो क्लासिफाई कर सकते हो, ना ही फर्दर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है ना, ओके। आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप बस यही कह सकते हो कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन रिपल्शन इन द मैटर। अगर वाइवा में आपसे पूछा जाता है, कई बार वाइवा में टीचर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कोई भी पर्सन जिससे आप ये बोले कि हाँ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज ये पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो वहां ये पूछा जा सकता है, ठीक है अच्छा आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे को बाकी पूरा चैप्टर आता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे करें, ठीक है। ये सिर्फ शब्दों का खेल है। तो आप ये कह सकते हैं ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ वेरी fundamental or basic thing. It's a intrinsic property of the matter which is responsible for the attraction and repulsion in the matter. It is a unlike to the mass. मास से डिफरेंट है बिल्कुल ये। मास दुनिया में सिर्फ एक प्रकार का होता है, एक तरीके का। मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास को भी आप बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते। मास क्या, मास मास है, सबके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है वही मास है, आप उसे फर्दर क्या डिफाइन करेंगे ना। लेकिन मास में और इलेक्ट्रिक चार्ज में खास अंतर है ना। जो अंतर एक बहुत बड़ी चीज को जन्म देता है, वो अंतर है कि मास दुनिया में सिर्फ एक प्रकार का होता है और चार्ज दुनिया में दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक प्रकार का होने के कारण क्या होता है कि मास की वजह से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन पॉसिबल है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है ना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की जिसे बात करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं हम। लेकिन दो टाइप के चार्ज होने की वजह से क्या होता है, दो टाइप के चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होता है और एज वेल एज रिपल्शन होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप मेरी बात आपको। मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which is responsible for attraction and repulsion in the matter। जो मैटर में अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, ठीक है। इज इट ओके? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि देखो कि
इलेक्ट्रिक चार्ज मास से बहुत डिफरेंट है, इसी वजह से जो फोर्स होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो फोर्स मास की वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स अभी आप देखेंगे यहाँ पे अट्रैक्शन भी आपको दिखाई देगा और आपको रिपल्शन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो और एक और बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है। ये हम इस चैप्टर में समझेंगे, देखेंगे कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स की इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इज इट ओके? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग कुछ। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की? आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, थोड़ा सोचिए इस बारे में। आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी तो सभी को दिखाई दे रही है कि वो एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये तो बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो सब हर बच्चा समझ रहा है। ठीक है, क्या उसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं? हाँ, डेफिनेटली है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी। क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज? लेट मी रब। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है सभी को, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, है ना? और ये मैं नहीं लिख रहा हूं कि ये कि लाइक चार्ज रिपल विद ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर, ये आप सब जान ही रहे हैं। दूसरी अच्छा, जनरली आप क्यू से डिनोट करते हो चार्ज, पता है? इन जनरली बुक्स में क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। और इसकी यूनिट जो है हम लेते हैं कूलाम। जो कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में चार्ज को कूलाम बोला गया है ना, कूलाम से डिनोट किया गया। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। देखिए, नोटेशन आपको वही यूज करने हैं जो एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं, या जो इंटरनेशनल नोटेशन या सिंबल है। ठीक है, ये सीबीएसई के सिलेबस में खास तौर से लिखा हुआ है कि आप सिर्फ वही नोटेशन यूज करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और जो एनसीईआरटी में बताए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप चार्ज को ए से डिफाइन करने लगो और लिख दो कि ये है चार्ज। नहीं, अगर पूरी बुक में चार्ज को क्यू से डिफाइन किया गया है, देन यू शुड रिप्रेजेंट चार्ज विद अ क्यू, आइदर स्मॉल क्यू और आइदर विद अ कैपिटल। इट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। अच्छा, तो क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक चार्ज की? चार्ज जो है, दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्केलर है। स्केलर होने की वजह से क्या है, आप चार्ज को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे Q1 चार्ज है, फिर आपने Q2 चार्ज दे दिया, फिर आपने Q3 चार्ज दे दिया, फिर आपने ऐसे करते करते n टाइम्स n बार चार्ज दे दिया, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा, है ना? द टोटल चार्ज गिवन टू द ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्केलर एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस, है ना? या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक रियल नंबर के जैसा, जैसे आप रियल नंबर को ऐड करते हो वैसे ही। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर वेक्टर होता तो आप बड़े परेशान हो जाते। वेक्टर्स में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये भी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, और आपने समझा भी होगा क्लास 11th में। ओके, अच्छा जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है?
चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को बना नहीं सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं, बट चार्ज इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करते हैं या कोई भी आप ऐसा फिनोमिना करते हैं तो चार्ज से ट्रांसफर हो जाता है। पहले जो चार्ज था और बाद में जो चार्ज था, टोटल दोनों ऑब्जेक्ट पे मिलाकर के वो सेम रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक डस्टर की तरह मैं यूज कर रहा हूं एक रब को, तो ये मान लीजिए पहले अनचार्ज है, ये चौक अनचार्ज है, इसे हमने रब कर दिया है ना। रब करने से क्या हुआ, चौक का थोड़ा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, Q1 चार्ज पॉजिटिव यहां चला गया, तो ये चौक सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि दो सीट है ना, पहले दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एटम से मिलके बनी होती हैं और एटम्स के अंदर सेंटर में पॉजिटिव भी होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो दोनों चार्ज होते हैं, सेम होते हैं, बट वो न्यूट्रल होती है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि कुछ यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए हैं मान लीजिए, तो सेम यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव बच जाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल देखिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, टोटल तो फिर भी 0 रहा और पहले भी 0 था ना, तो यानी कि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट बट नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि कोई कोई जो बच्चे लेट आते हैं ना बच्चे, तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं बीच में अटेंडेंस ले लेता हूं, अब मुझे फिर लेट आने की वजह से बाद दोबारा लेनी पड़ती है अटेंडेंस बच्चों की। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अभी भी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये भी दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो 2 टाइप क्या है, जो मैंने अभी ये बताया कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया आपने और चार्ज ट्रांसफर हो गया, है ना, तो इसे बोलते हैं लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अभी तो आपकी किताबों में नहीं लिखा है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं आपको, इसे बोलते हैं लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक तो ये होगा कंजर्वेशन और एक है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है लोकल तो है कि लोकली जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन कराया गया, तो इंटरेक्शन से पहले जो चार्ज था टोटल और इंटरेक्शन के बाद जो चार्ज है वो सेम रहेगा, तो लोकली चार्ज विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। और तो पहला हो गया लोकल कंजर्वेशन, दूसरा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो यूनिवर्स में है वो भी कंजर्व रहता है हमेशा। यूनिवर्स का जो चार्ज है वो चेंज नहीं है, जो है उतना ही है, हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी तरह से ये प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मतलब पूरे यूनिवर्स का, लोकली मतलब लोकली जो आप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा बेटा ये मैं बीच बीच में ये बातें बताया था कि ये चैप्टर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट किस सेंस में, आपके सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, उसके लिए सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। खास तौर से जो एडवांस की तैयारी करेंगे, मेन की तो है ही, लेकिन जितने लोग एडवांस देंगे आईआईटी का उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन वो सॉल्वेबल है। अगर वो समझ में आ गए तो आप कर सकते हैं, सॉल्वेबल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होते कि आप सॉल्व नहीं कर पाए। इवन मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन से ज्यादा इजी ही होते हैं, जो मैकेनिक्स आपने किया है 11th क्लास में, 3rd चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वहां पे
थ्योरी इजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पे थ्योरी आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगी, लेकिन क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। अगर आप एक बार पैटर्न समझते चले गए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, सेम पैटर्न में होते चले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, अभी मैं कंजर्वेशन चार्ज के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताऊं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कंजर्वेशन चार्ज। देखिए, एक एग्जांपल मैं कंजर्वेशन चार्ज का दे रहा हूं जो न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलता है, जिसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक नॉर्मल एग्जांपल तो मैंने बता दिया कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर हुआ तो टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। बट एक और ऐसा एग्जांपल मिलता है हमें, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो चैप्टर नंबर 13 या 14 चैप्टर है, जो आप बाद में पढ़ेंगे, सेकंड बुक जब हम करेंगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूं कितना एक्सप्लेन कर पाता हूं इसे। हाँ, है टाइम, एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट कहता है कि दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल नाम है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन। ये एक नया पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का ही जुड़वा भाई है ना। इसके अंदर और इसके अंदर पर डिफरेंस क्या है? चार्ज का डिफरेंस है। आप कह सकते हैं वो तो प्रोटॉन में भी ये डिफरेंस होता है, नहीं। प्रोटॉन में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होता है, 2000 गुना भारी लगभग। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ द पॉजिट्रॉन इज सेम, but the charge on the electron and charge on the positron is different. इसलिए इसे बोलते हैं एंटी पार्टिकल। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये बेसिक्स बताना जरूर है। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पार्टिकल और इसे बोलते हैं एंटी पार्टिकल। दुनिया में हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल आपको मिलता है, और जब एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि टोटल चार्ज उनका वैनिश हो जाता है और एनर्जी निकलती है। और आप जानते हैं एनर्जी मतलब लाइट निकलेगी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, और एनर्जी पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, एनर्जी को अगर आप लिख सकते हैं तो आप फोटोन भी लिख सकते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, या कई लोग ऐसे लिख देते हैं गामा। ठीक है, गामा जो है फोटॉन्स को दिखाता है, 2 गामा फोटॉन्स निकलते हैं। गामा कुछ और नहीं है, एनर्जी के लिए शो किया गया है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप देखिए टोटली यहाँ पे भी चार्ज 0 है और यहाँ पर भी चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में फिनोमिना मिलता है, जिसे बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, तो कंजर्वेशन चार्ज का एक फिनोमिना जिसे बोलते हैं एनिहिलेशन, वो आपको न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में मिला, जिसके अंदर आपने देखा जब एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल से टकराता है तो 2 गामा फोटोन बनते हैं या एनर्जी जनरेट होती है और टोटली न्यूट्रल रहता है सिस्टम। इसे एनिहिलेशन बोलते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस भी किया जा सकता है, इसका रिवर्स भी होता है प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी जनरेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते हो आप, इसका मतलब ये नहीं हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया जा सकता है, पॉजिट्रॉन को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है कहीं, पॉजिट्रॉन नहीं है, लेकिन 2 गामा प्रॉपर एनर्जी की गामा फोटॉन्स
इसे बोलते हैं फोटोन या एनर्जी पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। दो एनर्जी पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स मिल करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, टोटल चार्ज तब भी उतना ही रहा और मास भी सेम रहता है। अगर मास भी जोड़ेंगे तो जो मास इनका है वही मास उनका रहता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं क्या, इस फिनोमेना को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर करेंगे तब आप वहां और डिटेल में करेंगे। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ओके। एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। देखिए, पेयर प्रोडक्शन में अपने आप नहीं हुआ, इसके लिए बहुत सुटेबल सर्कमस्टेंसेस चाहिए होती हैं कि कैसे प्रॉपर एनर्जी की जो लाइट है, वो लाइट इंटरेक्ट करके आपस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जन्म दे सकती है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनाया जा सकता है, और ये लैब में बना करके देखा गया है, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की लैब। ऐसी लैब्स बहुत सारी जगह सिचुएटेड होती हैं। सर्न एक जगह है स्विट्जरलैंड में जहां पे 21 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस की एक लैब है जो कि 4 कंट्री से होके जाती है। वहां पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अमेरिका में फर्मी लैब है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में भी आप देखिए तो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ठीक है, वहां पे ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं जिसके अंदर पार्टिकल जनरेशन एंड एनर्जी क्रिएशन दोनों तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है ऐसा चेक किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी और भी है जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास 2 या 3 मिनट बचे हुए हैं, तो वो बीच में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इंपॉर्टेंट है। इवन जबकि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो हम क्लासिकल फिजिक्स ही कर रहे हैं, क्लासिकल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को छोड़ नहीं सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी को, अगर ये बीच में बंद हो जाएगा या ओवर हो जाए क्लास, तो मे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि चार्ज जब किसी को दिया जाता है, एक